आफ्टर रिफ्लेक्शन नेक्स्ट चैप्टर इज रिफ्रैक्शन। और इस चैप्टर को हम लोग दो पार्ट्स में पढ़ेंगे। पहला होगा बाय द प्लेन सरफेस, प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन कंप्लीट करेंगे। फिर नेक्स्ट होगा बाय द कर्व्ड सरफेस, कर्व्ड सरफेस। रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस में हम लोग फिर से डिवाइड कर लेंगे इसको। प्लेन सरफेस में सबसे पहले हमको मिलेगा ग्लास स्लैब। तो ग्लास स्लैब अगर हम यहां पर बनाएं या फिर आप लैब में अगर इसको देखेंगे तो कुछ इस तरीके का ये दिखेगा आपको। इसकी जो ये वाली सरफेस है और ये वाली सरफेस है, ये हम लोग अपने एक्सपेरिमेंट में यूज करेंगे। जैसे इस सरफेस पर लाइट को इंसिडेंट करेंगे और नेक्स्ट वाली सरफेस से बाहर निकालेंगे। और दूसरे में हम लोग प्रिज्म को पढ़ेंगे। तो रिफ्रैक्शन बाय प्लेन सरफेस के अगेन यू हैव ए टू पार्ट्स। फर्स्ट वन इज फॉर द ग्लास स्लैब एंड सेकेंड वन इज फॉर द प्रिज्म। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में सबसे जो पहला पॉइंट है जो डिस्कस करना है हम लोगों को, ये रिफ्रैक्शन होता क्या है, या व्हेन यू हैव ए रिफ्रैक्शन फिनोमेना तो कौन कौन से ऐसे टर्म्स होंगे जो आपके बहुत ही ज्यादा फैमिलियर होंगे। भाई आप रिफ्रैक्शन में ऐसे कौन से टर्म्स हैं जो बहुत ज्यादा फैमिलियर होंगे। तो पहला टर्म होगा कि मीडियम वन होगा, जहां से लाइट को आना होता है, दैट इज कॉल्ड द मीडियम वन। और फिर मीडियम वन से जब वो मीडियम टू में एंटर करेगी तो लाइट जो है मीडियम वन से मीडियम टू में जब एंटर करेगी तो ये देखने में आता है उसकी वेलोसिटी बदल जाती है। बस इसी फिनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन में मीडियम वन ये बहुत ही फैमिलियर टर्म होगा, और मीडियम टू कोड होगा, ये कोड वर्ड है, आपको इसको डिकोड करना होगा कि मीडियम वन क्या है, मीडियम टू क्या है। मीडियम वन की पहचान होगी फ्रॉम विच लाइट कम्स, फ्रॉम विच लाइट कम्स। मीडियम टू की क्या पहचान होगी, इन विच लाइट एंटर्स, लाइट एंटर्स। जैसे आप इस एग्जाम्पल में स्टेटमेंट को देखिए और मीडियम वन और मीडियम टू को पहचानिए। लाइट इज गोइंग फ्रॉम ग्लिसरीन टू एल्कोहल, ग्लिसरीन टू एल्कोहल। आगे और भी बहुत कुछ जैसे जैसे चैप्टर में मूव करेंगे। तो कैन यू डिसाइड कि कहां से लाइट आ रही है। इस स्टेटमेंट में लाइट कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, ग्लिसरीन से। कहां जा रही है, तो ये ग्लिसरीन आपका हो गया मीडियम वन, और जो ये एल्कोहल है वो क्या हो गया, मीडियम टू। कभी कभी इस तरीके की सिचुएशन भी होगी कि मीडियम वन आपको बताया ही नहीं जाएगा। जैसे इस एग्जाम्पल को देखिए, लाइट एंटर्स इनटू ग्लास प्लेट। जरा इस स्टेटमेंट को देखें तो जब आप इसका मीनिंग निकालोगे तो एक ही मीनिंग निकल के आ रहा है, लाइट कहां चली गई है, ग्लास प्लेट में चली गई है। इनटू द ग्लास प्लेट मतलब ग्लास प्लेट में चली गई है। आ कहां से रही है ये नहीं बताया। तो कभी कभी जो है स्टेटमेंट ऐसे आएंगे इन विच यू हैव ए नो इंफॉर्मेशन अबाउट द मीडियम वन। तो इफ वी हैव
no information about medium 1, then we always consider एयर या फिर वैक्यूम एज मीडियम 1। जब आप 100% श्योर हो जाएं कि मीडियम 1 नहीं दिया गया है, मीडियम 2 दिया गया, बिकॉज ग्लास प्लेट में जा रही है, ये तो इस क्वेश्चन के रिजल्ट से आ रहा है, तो इसलिए मीडियम 2 है, ये ग्लास मीडियम 2 है। आ कहां से रही है ये नहीं बताया गया। तो व्हेन यू हैव ए नो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द मीडियम 1, आप 100% श्योर हो गए कि मीडियम 1 नहीं बताया जा रहा है, तो फिर यू आर फ्री टू कंसीडर कि एयर जो है वो एज ए मीडियम 1 है या फिर वैक्यूम आपका एज ए मीडियम 1 है। रिफ्रैक्शन में ये दोनों फैमिलियर टर्म्स होंगे, मीडियम 1 और मीडियम 2। और ट्यूनिंग आपको ऐसे रखनी पड़ेगी, जैसे सपोज करिए कि मीडियम 1 में आपको लाइट की स्पीड बतानी है, लिखनी है, तो v1 माने मीडियम 1। मीडियम 1 में लाइट के बारे में तुमने बताया कि सर हम लाइट की इंटेंसिटी बताएंगे, तो इंटेंसिटी का सिंबल I है, I1। मीडियम 2 में लाइट की फ्रीक्वेंसी बताएंगे, तो फ्रीक्वेंसी का सिंबल है F1। मीडियम 1 में हम लाइट का वेवलेंथ बताएंगे, λ1। मीडियम 1 में हम लाइट का पावर बताएंगे, P1। तो जो भी फिजिकल क्वांटिटी होगी उसका जो भी सिंबल होगा आप उसके साथ क्या यूज करेंगे, 1। और इसी तरीके से अगर मीडियम 2 में यही सारे फीचर्स डिस्कस करने हो कि स्पीड कितनी है तो v2, इंटेंसिटी कितनी है I2, फ्रीक्वेंसी कितनी है F2, वेवलेंथ कितना है λ2, पावर कितना है P2, और भी अगर कुछ बात बताने के लिए आपके पास है कुछ टर्म्स, तो आप उसको वहां पर सिंबल उसका यूज करिए, साथ में 1 लगाइए अगर वो इन मीडियम 1 है, अदरवाइज 2 यूज करिए अगर वो मीडियम 2 है। तो जब आप ये मीडियम 1 और मीडियम 2 को अपडेट कर लेंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, तो बड़ी ही सिंपल सी डेफिनेशन है कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बताया कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो इसकी वेलोसिटी बदल जाती है, और इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं। इसकी वेलोसिटी बदल जाती है। बहुत सारी बुक्स में या काफी बार आप जो है हो सकता है कि कुछ इस तरीके की सिचुएशन भी देखो कि मीडियम 1 और मीडियम 2, तो डेफिनेटली बाउंड्री होनी चाहिए दोनों को अलग करने वाली। लीजिए मैंने एक सीधी लाइन बना ली जो कि बाउंड्री है। अगर मैंने लाइन को स्ट्रेट रखा है तो वो प्लेन बाउंड्री है, अगर हमने लाइन को कर्व रखा है तो कर्व बाउंड्री है। ये लीजिए, और बाउंड्री का काम है दो मीडियम को अलग करना। सपोज कर लेते हैं इस तरफ मीडियम x है, इस तरफ मीडियम y है, यहां पर मीडियम x है और मीडियम y है, और हम वो जो फिनोमेना है उसको जो है ज्योमेट्रिकली दिखा रहे हैं, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो ये हमने दिखाया, लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना। तो इसका जो जैसे ये दूसरे मीडियम में जाएगी ना, ये अपने पुराने रास्ते को छोड़ देती है, अपना पुराना रास्ता ड्रॉप कर देती है, नए रास्ते पर चलती है। तो कहीं कहीं पर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो अपने पुराने रास्ते को ड्रॉप करके, डिपार्चर करके एक नए रास्ते पर चलती है, दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। सिमिलरली यहां पर भी ये कर सकते हैं। ये लीजिए, ये इसका पुराना रास्ता है जिसको वो ड्रॉप कर देगी और एक नए रास्ते पर चलेगी, मान लेते हैं ऐसे जा रही है। तो कुछ जगहों पर रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन ये भी लिखी हुई है, व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम
देन द डिपार्चर ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। लेकिन ये जो डिपार्चर वाली बात है वो हमेशा सही नहीं है। बहुत सिचुएशन, बहुत जगह पर ऐसा आपको मिलेगा इस चैप्टर में जहां पर डिपार्चर नहीं होगा, लाइट का डिपार्चर नहीं होगा, फिर भी वहां पर रिफ्रैक्शन होगा। तो जो पहले डेफिनेशन आपको बताई गई है वो एक्चुअल डेफिनेशन है कि व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन द डिपार्चर ऑफ लाइट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। हेडिंग डालिए रिफ्रैक्शन, हेडिंग होगी रिफ्रैक्शन। लिखिए इसमें डेफिनेशन, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, when light goes from one medium to another medium, then there is change in velocity of light. There is change in velocity of light. Then के बाद जो भी लिखा हुआ है उसको अंडरलाइन कर लो। Then there is change in velocity of light. There is change in velocity of light. Full stop. This phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction. This phenomena is called refraction. ठीक, डन। अब आगे बताइए कि रिफ्रैक्शन में कुछ हमारे पास कोड वर्ड है जिनको लेकर के हमें अपडेट रहना है, अपने आप को अपडेट रखना है। तो RW एक आ जाएगा आपका, हेडिंग डालिए रफ वर्क, RW। उस RW में लिखिए ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, और बोर्ड पर जो है वो कॉपी करिए। मीडियम 1 का मीनिंग क्या है, मीडियम 2 का मीनिंग क्या है। मीडियम 1 में लाइट की जो प्रॉपर्टीज हैं, जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको कैसे लिखना है। मीडियम 2 में इसको कैसे लिखना है। ऑल दीज आर हियर। रिफ्रैक्शन वाले चैप्टर का जो बैकबोन है वो ये होने वाला है कि इफ यू आर कैपेबल टू डिटेक्ट मीडियम 1 क्या है, मीडियम 2 क्या है, और मीडियम 1 में हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन गिवन है और मीडियम 2 में हमें क्या इंफॉर्मेशन गिवन है, तो ये बैकबोन का काम करेगा इस चैप्टर में। जो डिपार्चर वाली बात है जिसमें ये बताया जाता है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो जो लाइट में डिपार्चर होता है दैट इज कॉल्ड द रिफ्रैक्शन। तो ये एब्सोल्युटली ट्रू नहीं है, ये हमेशा सही नहीं है। देखिएगा एक बाउंड्री हमने फिर से बनाई, ये रही बाउंड्री। बाउंड्री मीन्स डेफिनेटली अंडरस्टूड है सेपरेटिंग द टू मीडिया। अगर स्ट्रेट लाइन है तो प्लेन बाउंड्री है, तो ये हमने प्लेन बाउंड्री बना ली, प्लेन बाउंड्री। अगर आप लाइट की एनर्जी को ऑब्लिक इंसिडेंट करेंगे, अगर आपने लाइट की एनर्जी को कैसा इंसिडेंट किया, ऑब्लिक। ऑब्लिक मतलब समझते हो, इंसिडेंट एंगल 0 नहीं है। ये देखिए लाइट को मैंने ऑब्लिक इंसिडेंट किया, इंसिडेंट के तुरंत बाद नॉर्मल बनाना चाहिए। ये तो मैंने रिफ्लेक्शन में ही सिखाया। नॉर्मल एक ऐसी डॉटेड लाइन होती है जो बाउंड्री के साथ या जो सरफेस के साथ क्या बनाती है, 90। ये देखो मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, ये रहा आई फॉर इंसिडेंट एंगल जो कि 0 नहीं है। तो अगर इंसिडेंट ऐसे हो रहा है जिसमें आई 0 नहीं है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिक इंसिडेंस। ऑब्लिक इंसिडेंस में हमेशा डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिनल पाथ होगा।
लेकिन अगर आपने जो है लाइट को नॉर्मली इंसिडेंट किया, लाइक दिस, ये लाइट को आपने इंसिडेंट किया, ये देखिए ये इंसिडेंट लाइट है, नॉर्मल बनाया। नॉर्मल एक ऐसी स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी सरफेस के साथ में 90 बनाती है। कर्व सरफेस का नॉर्मल अलग स्टाइल से बनता है, प्लेन सरफेस का नॉर्मल आसानी से बनता है। ये नॉर्मल बना लिया। ये देखो I बराबर 0 है, I बराबर 0 पे जो लाइट होती है उसको कहते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस। और इसको क्या कहते हैं? ऑब्लिक इंसिडेंस, ऑब्लिक इंसिडेंस। यहां पर डिपार्चर फ्रॉम ओरिजिनल पाथ नहीं होगा, लेकिन यहां पर अपने पुराने रास्ते को छोड़ करके लाइट नए रास्ते पर जाएगी। तो ये भी रिफ्रैक्शन है और ये भी रिफ्रैक्शन है, लेकिन यहां पर अपने ओरिजिनल पाथ से डिपार्चर। तो मैंने आपको जो डेफिनेशन लिखाई है वो एक्चुअल है। और फिर अगर आप ये भी जाने साथ में कि ऑब्लिक इंसिडेंस के केस में जब जब रिफ्रैक्शन होगा हमेशा अपने ओरिजिनल पाथ से क्या होगा? डिपार्चर। केवल एक ही केस ऐसा है जिसमें डिपार्चर नहीं होता, दैट इज नॉर्मल इंसिडेंस केस। तो एक नोट लिखिए आप, नोट में फर्स्ट पॉइंट, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन if oblique incidence take place, oblique incidence ब्रैकेट में I not is equal to 0, इंसिडेंट एंगल 0 नहीं है। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन if oblique incidence ब्रैकेट में I not is equal to 0, ब्रैकेट क्लोज, take place, then always departure of light, then always departure of light from its original path take place, always departure of light from its original path always take place, departure of light from its original path always take place। अगर ऑब्लिक इंसिडेंस हुआ है तो रिफ्रैक्शन में अपने पुराने रास्ते को छोड़ के कहां जाती है? नए रास्ते पर। सेकेंड पॉइंट लिखें, इन नॉर्मल इंसिडेंस ब्रैकेट में I इज इक्वल टू 0, इन नॉर्मल इंसिडेंस ब्रैकेट में I इज इक्वल टू 0, ब्रैकेट क्लोज, there is no departure of light from its original path, there is no departure of light from its original path। और इसीलिए जब आपसे कोई रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन पूछे तो आप वेलोसिटी चेंज वाली बात बताइए। डिपार्चर वाली लाइट, अगर डिपार्चर ऑफ लाइट वाली डिपार्चर ऑफ लाइट का अगर आप स्टेटमेंट देंगे तो वो हमेशा सही नहीं है। डन हो गया? तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो नहीं बदलती हैं लाइट की, और कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो बदल जाती हैं। उनको याद रखने का जो तरीका है वो ऐसे याद रख लीजिए। वासिफ पे W से आया वेवलेंथ, ये बदल जाता है। जैसे ही लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में गया वेवलेंथ बदल जाता है लाइट का। A फॉर एम्पलीट्यूड, 11th स्टैंडर्ड में जब आपने वेव मैकेनिक्स पढ़ा है तो आपने इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड्स की बात करी है। S फॉर स्पीड, लाइट में एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, जब लाइट की हम बात करते हैं तो एम्पलीट्यूड का मतलब क्या है? एम्पलीट्यूड का मतलब है मॉडुलस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमा मैग्नेटिक फील्ड। लाइट की एनर्जी में ये दोनों लोग होते हैं, इलेक्ट्रिक भी होता है और मैग्नेटिक भी होता है।
तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और जो मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है उसी को हम लोग लाइट का क्या कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं। ठीक है, आगे जाकर के आपको ये बात भी पता चल जाएगी जब आप ईएम वेव पढ़ेंगे। एस फॉर स्पीड, आई फॉर इंटेंसिटी, आई फॉर इंटेंसिटी, ये चार चीजें हैं जो बदल जाती हैं, बदल जाती हैं जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। तो चेंजेस, चेंज। एफ फॉर फ्रीक्वेंसी, और जब जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट आपने पढ़ा है, आप चाहें तो देख सकते हैं। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट में आपको बताया गया जो लाइट में कलर होता है, जो लाइट में रंग होता है, वो किस वजह से होता है, फ्रीक्वेंसी की वजह से। तो चाहे फ्रीक्वेंसी बोलो या कलर बोलो, बात एक ही है, कलर। और पी फॉर फेज, ये फेज क्या होता है, तो लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग ई से और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू को हम लोग बी से लिखते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है वो आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है और इसी को लाइट का फेज कहते हैं। तो ये दो चीजें जो हैं वो नहीं बदलती हैं, नहीं बदलती हैं, नो चेंज। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन ये एक छोटा सा जो टर्म है उसका मतलब ये हो गया कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो कैसे ये याद रखें कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता है। तो ये एक पैटर्न हमने ट्रेस किया हुआ है, बना रखा है वासिफ पे। तो इसकी हेल्प से आप ये जान पाएंगे कि क्या बदलता है और क्या नहीं बदलता। ठीक है, तो लिखें आप इसमें क्या, नोट हेडिंग डाल के लिखें, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन का मतलब समझ लीजिए, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। उसके बाद में वी हैव के बाद ये नोट कर लें जो बोर्ड पर है, फेज मैंने आपको बता दिया है कि ये पता चल चुका है कि लाइट में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फील्ड होती है, और इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं और ये हमेशा 90 डिग्री पर रहती हैं और इसी को लाइट का फेज कहते हैं। और फेज कभी नहीं बदलता, फ्रीक्वेंसी और कलर नहीं बदलता। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो ये दो चीज़ें कभी नहीं बदलती हैं, जबकि ऊपर की ये चार प्रॉपर्टीज जो हैं, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, स्पीड और इंटेंसिटी, ये बदल जाती हैं। तो आपने जो है रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन देख ली और फिर मेंटली अपने आप को ये प्रिपेयर कर लिया कि अगर यू आर टॉकिंग अबाउट द रिफ्रैक्शन तो डेफिनेटली हमको मीडियम 1 और मीडियम 2 मिलेगा ही मिलेगा। तो अच्छे से पहचान लेना है कि मीडियम 1 कौन है और मीडियम 2 कौन है, अलॉन्ग विद पैरामीटर्स। मीडियम 1 में जो जो दिया गया है वो सारे पैरामीटर्स और मीडियम 2 में सभी पैरामीटर्स। अब इसके बाद में जब ये सारा जनरल आपने कर लिया तो फिर नेक्स्ट है ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सीखिए, समझिए, देखिए क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, इसी बात को हम लोग कैसे लिख रहे हैं यहां पे, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन। इसका मतलब क्या, रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन आपको क्या करना है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट लेनी है, मीडियम 1 में स्पीड ऑफ लाइट, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट लेनी है।
और इनका रेशियो लेना है स्पीड ऑफ लाइट, और इसी रेशियो को, इसी फ्रैक्शन को कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है क्या? ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जिसका मतलब ये है स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, हैबिट में वो v1 से लिखा जाएगा, और स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2 और वो v2 से लिखा जाएगा। इस रेशियो को हम लोग कहते हैं क्या? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। केवल और केवल ये रेशियो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डन? रिपीट करते हैं इसको। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू हो गया v1 बाई v2। और अभी ठीक इसके पहले तुमने देखा कि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है। जब रिफ्रैक्शन होता है तो फ्रीक्वेंसी कैसे है? कांस्टेंट। और आपको ये फार्मूला भी पता है, v इज इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा। पढ़ के आओ आप अपनी प्रीवियस क्लास में। तो अगर v1 को ब्रेक करोगे तो अंडर हैबिट f1 इंटू लैम्डा 1। भाई f का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी। लैम्डा का मतलब क्या है? वेवलेंथ। तो मीडियम 1 में आप इसको लिखोगे f1 इंटू लैम्डा 1, और मीडियम 2 में आप इसको लिखोगे f2 इंटू, तो ये f1 f2 कैंसिल हो जाएगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो बदलती नहीं है। ये हमें बताया गया है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का एक दूसरा रास्ता ओपन हो जाएगा, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, इससे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलेगा, और v1 बाई v2 इससे भी निकल के आ जाएगा। ठीक है? व्हाट इज v1? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। व्हाट इज v2? लैम्डा 1 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, और लैम्डा 2 वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है? क्लियर? अच्छा, अब आप सोचो कि अगर ये न्यूमेरिकल तुम्हें मिल गया तो कितना जरूरी है इस बात को पहचानना कि मीडियम 1 क्या है और मीडियम। एक क्वेश्चन लिखो पहले, बाद में इसको कॉपी करना। लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम मीडियम कैपिटल A टू मीडियम कैपिटल B। Light is traveling from medium capital A to medium capital B. Medium capital A to medium capital B, such that its wavelength, changes from, such that its wavelength changes from 3800 angstrom to 3800 angstrom to 4200 angstrom, such that its wavelength changes to 3800 angstrom to 4800 angstrom. Full stop. Find the refractive index. Find the refractive index. दीजिए आंसर। तो आप आंसर बता रहे हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर है 38/42। ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू। और फिर अगर मिनिमाइज कर लेंगे तो 19/21, ये आप बता रहे हैं। कहीं उल्टा तो नहीं है? यही आप प्रॉब्लम आने वाली है। जब आप इस तरीके का क्वेश्चन फेस करोगे तो यही एक प्रॉब्लम आने वाली है। तो देखिए क्वेश्चन में बहुत क्लियरली कहा गया लाइट ए मीडियम से कहां जा रही है? बी मीडियम में जा रही है। कहा गया है ना, ए मीडियम से आगे कहां जा रही है? और इस काम को करते समय उसका वेवलेंथ 3800 से कितना हो गया? 4200। बहुत क्लियर मैसेज है। ए में जो वेवलेंथ था वो ये था 3800, और जो बी में वेवलेंथ है वो कितना है? 4200। क्वेश्चन पढ़ के यही तो पता चल पा रहा है। तो ए वाला मीडियम 1 है तो ये 3800 क्या हो गया? लैम्डा 1। और ये बी वाला मीडियम 2 है तो ये क्या हो गया? लैम्डा 2।
तो एक बार फिर से ये क्वेश्चन आपको बता रहा है, मैंने पहले भी बता रखा, बार बार बताऊंगा कि इस रिफ्रैक्शन के चैप्टर में बैकबोन है 1 2, मीडियम 1 और मीडियम 2। वो अब देखिए, अगर ऑब्जेक्टिव बनाया जाए इसका रिवर्स भी होगा तो गलत हो सकते हैं, गलत हो जाएगा अगर आपने सही से नहीं पहचाना। फिलहाल आपका ये आंसर सही है, नोट कर लीजिए इस रिजल्ट को। तो बाय यूजिंग द रिजल्ट्स दीज फार्मूलाज यू कैन डिटरमाइन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एनी हाउ हमें ये जज करना होगा V1 क्या है, V2 क्या है, तो यहां से निकल आएगा, और λ1 और λ2 क्या है, तो फिर यहां से निकल आएगा जो Ri इज इक्वल टू λ1 बाई λ2 रिजल्ट है, ये निकल आएगा। क्या कुछ गलत हुआ? अब हमें नहीं पता। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के रिजल्ट, जो ये रिजल्ट्स आए हैं, इनको एक बार अपडेट किया जाए। तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन, जिसका मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, तो ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स Ri इज इक्वल टू हो गया V1 बाई V2 इज इक्वल टू हो गया λ1 बाई λ2। और भी दो फार्मूले हैं इसको निकालने के, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के ओवरऑल 4 फार्मूलाज आर हियर। 2 आपको पता चल चुके हैं। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाला है, इसका सिंबल क्या होगा, क्योंकि जनरली फिजिकल क्वांटिटी का क्या होता है, सिंबल होता है। तो सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखिए, सीखिए भाई, सिंबल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कुछ बुक्स में सिंबल बनाया गया n बनाइए, और यहां मीडियम 2 का नाम लिखिए, और फिर डैश लगा के मीडियम 1 का नाम लिखिए। 2 का मतलब है मीडियम 2 का नाम, 1 का मतलब है मीडियम 1 का नाम। कुछ बुक्स में सिंबल बनाया गया है म्यू, यहां मीडियम 2 का नाम, यहां पर मीडियम 1 का नाम। और कुछ बुक्स में सिंबल बनाया गया है n, यहां पर मीडियम 1 का नाम, यहां पर 2 का नाम। ये सिंबल यूज किया गया है NCERT में, और बाकी बुक्स में ये सिंबल यूज होता है। भाई इनमें केवल डिफरेंस म्यू और n का ही तो है। तो अगर मैं, और मेरी जो अपनी पर्सनल हैबिट होगी, हम इसको फॉलो करेंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल हो गया म्यू, यहां पे 2, यहां पर 1, V1 बाई V2 λ1 बाई λ2। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल क्या होता है, ये आपको जानना होगा। ये सिंबल होता है। फिर इस सिंबल को पढ़ा कैसे जाता है, जैसे NCERT बुक में सिंबल है N21, और अदर बुक्स में सिंबल है 1μ2 या 1n2। इसको पढ़ा कैसे जाता है? तो चाहे कोई भी सिंबल हो, पढ़ने का तरीका होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फिर यहां पर आपको लेना होता है मीडियम 2 का नाम, फिर विद रेस्पेक्ट टू, उसके बाद में मीडियम 1 का नाम। यह है रीडिंग करने का तरीका। रीडिंग करने का तरीका एक्चुअल यही है। ऑर्डिनरी वे में आप पढ़ते हो N21, 1μ2, 1n2, बट दिस इज नॉट एक्चुअल वे, पढ़ने का तरीका। तो इसको पढ़ने का तरीका होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फिर मीडियम 2 का नाम, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 का नाम। जैसे एग्जाम्पल के लिए कहीं पर लिखा है ग्लास म्यू वाटर,
इसको मुझे पढ़ना है। देखो कैसे पढ़ेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, उसके बाद में किसका नाम लेना, मीडियम टू का। तो जो सिंबल फॉलो किया गया है उसके अकॉर्डिंग मीडियम टू राइट साइड में है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, WRT का फुल फॉर्म विद रेस्पेक्ट टू, और आगे क्या हुआ, ग्लास। तो ये सिंबल था, इसको मैंने पढ़ दिया। कई बार हमको बताया गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लिसरीन विद रेस्पेक्ट टू ग्लास। इसको कैसे लिखेंगे, सिंबल में कैसे लिखेंगे, सिंबल में बनाया म्यू, यहां पे क्या लिखेंगे, मीडियम टू। तो मीडियम टू कौन है यहाँ पे, ग्लिसरीन। आप इधर देखो ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ, फिर किसका नाम आता है, मीडियम टू का नाम आता है। तो मीडियम टू के नाम पे फिर ग्लिसरीन आया, तो यहां पे आएगा ग्लिसरीन। और मीडियम वन के नाम पे कौन आया, सिंबल चाहे किसी भी बुक का हो, चाहे वो एनसीईआरटी का हो या अदर बुक्स का हो, पढ़ने का तरीका यही होगा। जैसे एनसीईआरटी का सिंबल है NGW, तो मेरा केवल ये काम है कि G क्या है, W क्या है। तो उसने कहा G माने ग्लास है, W माने वाटर है। चलो इसको रीड करते हैं, कैसे रीड करेंगे, RI ऑफ, पहले मीडियम टू का नाम, तो एनसीईआरटी में पहले कौन होता है, मीडियम टू। तो मीडियम टू यहां पे ग्लास है। WRT विद रेस्पेक्ट टू, मीडियम वन कौन है, वाटर। समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने का फार्मूला आपके पास है, सिंबल कैसे लिखते हैं और सिंबल को पढ़ते कैसे हैं, एक्चुअली वो भी आप सीख, गो फॉर दिस। अब जानते हैं कि ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। ये स्पेशल है, बट ये सबके लिए है। ये स्पेशल है, बट सबके लिए है। जितने भी मीडियम हैं लाइट के फेवर में, अब स्टील तो लाइट को फेवर नहीं करती ना, तो उसकी बात नहीं करेंगे। क्या मतलब है, ये स्पेशल है बट सबके लिए। जैसे आपने हमें कुछ मीडियम के नाम बताए, ग्लिसरीन एक मीडियम है जो लाइट को सपोर्ट करता है, जो लाइट को ट्रेवल कराने दे। ऐसे मीडियम जो जिसमें लाइट ट्रेवल कर सकती है वो ऑप्टिकल मीडियम कहलाते हैं। तो यहाँ पर हम ऑप्टिकल मीडियम की बात करेंगे। ग्लिसरीन ऑप्टिकल मीडियम है, ग्लास ऑप्टिकल मीडियम है, वाटर ऑप्टिकल मीडियम है, और भी नाम ले लो, डायमंड आपका ऑप्टिकल मीडियम है। जितने भी ऑप्टिकल मीडियम हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबके लिए, ये मतलब है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है तो स्पेशल, लेकिन ये सभी ऑप्टिकल मीडियम के लिए क्या होता है, बस आपको करना ये होता है कि मीडियम वन को एयर या वैक्यूम बनाना है। देखिए भाई, ये है कोड वर्ड में मीडियम वन, तो पक्का कर लिया कि या तो ये एयर होगा या फिर क्या होगा, वैक्यूम होगा। तो डिसीजन ले लो क्या होगा। चलो हमने मान लिया एयर होगा, और कोई चॉइस नहीं है। और मीडियम टू का काम कौन करेगा, तो मीडियम टू का काम करेगा एनी अदर ऑप्टिकल मीडियम। जिसको फिट करना है यहां पे फिट कर लो। तुमने वाटर को फिट कर लिया, ओके, डायमंड को डायमंड आ जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो डेफिनेशन है देखो वो ये है, 1 μ2 इज इक्वल टू क्या है, V1/V2 है। बोलो भाई, तो 1 की जगह पे तो पक्का हो गया, कौन आएगा, 1 की जगह पे कौन आएगा, एयर, या फिर कौन आ सकता है, वैक्यूम, और कोई नहीं आएगा। तो 1 की जगह पर एयर को ले आए, और 2 की जगह पे कौन आएगा, कोई भी मीडियम, अनदर ऑप्टिकल मीडियम। यहां पे लिख दिया एनी मीडियम।
तो V1 का मतलब क्या हो गया, पहले मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट, तो पहला मीडियम कौन बन रहा है, एयर, तो V1 का मतलब हो गया स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, और V2 का क्या मतलब हो गया, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जनरली एयर में स्पीड ऑफ लाइट को हम स्मॉल सी से लिखते हैं, और स्मॉल सी का मतलब होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और किसी मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट को हम V से लिखेंगे। ये रहा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को बहुत तरीके से समझा जा सकता है, लेकिन फाइनली जो कुछ आया है लोगों को वो ज्यादा आसान लगता है कि जब हम मीडियम 1 को एयर या वैक्यूम बना देते हैं, और इसके बाद जब हम किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो वो क्या बन जाता है, एब्सोल्यूट। और ये भी देखने वाली बात है कि सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ लाइट किसमें होती है, एयर में, तो ये हमेशा ग्रेटर वैल्यू होगी रिलेटिव टू नीचे वाली वैल्यू, और ये हमेशा स्मॉल वैल्यू होगी। और इसलिए जब भी आप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालोगे तो आंसर हमेशा 1 से कैसा आएगा, बड़ा ही आएगा। तो हेडिंग डालिए एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लिखिए इसमें जल्दी से छोटी डेफिनेशन। एक तो ये लिख सकते हैं कि किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिलेटिव टू एयर, रेस्पेक्ट टू एयर, लिखिए refractive index of any medium, refractive index of any medium with respect to air or vacuum, or vacuum, refractive index of any medium with respect to air or vacuum is called absolute refractive index. Is called absolute refractive index. Full stop. Next line से value of absolute refractive index always greater than 1. Value of absolute refractive index always greater than 1. Value of absolute refractive index always greater than 1. और ये फार्मूला लिखो लास्ट वाला, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का अगर आपको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चाहिए तो ऊपर इसके जो है वो आया कैसे है ये बता रहा है, बट फाइनल रिजल्ट ये है। ऊपर हमें लेना होता है लाइट की स्पीड एयर में, नीचे लेना होता है लाइट की स्पीड उस मीडियम में जिसके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बातें हमें करनी है। तो थोड़ा सा फ्लो बनाते हैं और चीजों को ट्यून्ड करते हैं। देखिए लिखते लिखते देखिए, ARI ऑफ वाटर फुल फॉर्म क्या हुआ, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। कैसे लिखोगे, यहां पर वाटर, यहां पर A फॉर एयर लिखोगे ना, रिजल्ट क्या आ जाएगा, C/V वाटर। बोलो भाई, ARI ऑफ ग्लास, तो यहां पर आप लिखोगे म्यू, यहां पे G माने ग्लास, यहां पे A फॉर एयर और C/V ग्लास। समझ पा रहे हैं बात को। एब्सोल्यूट RI, ARI ऑफ डायमंड, तो D फॉर डायमंड, A फॉर एयर, तो C/V डायमंड।
ऊपर है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, क्योंकि C का मतलब आपको बता दिया था मैंने। C का मतलब क्या है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और वो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर है, और बाकी लोगों में, बाकी मीडियम में इससे कम होगी। एब्सोल्यूट RI हमेशा 1 से बड़ा आएगा। और वाटर में जो स्पीड ऑफ लाइट होती है वो होती है 2.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें याद है, आपको भी याद हो तो ठीक है, नहीं तो बताएगा वो। वाटर में स्पीड ऑफ लाइट नहीं होती। सॉल्व करो कितना आएगा, देखते हैं। ऊपर हो गया 3, नीचे 2.25, पॉइंट हटाओगे डेसिमल आएगा, तो 25 1 जा 25, और 25 2 जा, और ये कितना आ जाएगा 9 जा, और ये आ जाएगा 3 4 जा 3 3 जा। सॉल्व करेंगे तो 4/3 आएगा। इसको 1 पॉइंट कितना आएगा 33, 1 से ग्रेटर आएगा। C की वैल्यू है 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट आती है 2 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हमें याद है, आपको प्रोवाइड करेगा अगर याद नहीं है। रिजल्ट आ गया 3/2 यानी 1.5। ये आया 3 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये तो आपको पता है। डायमंड में स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? डायमंड में एनीवन कितनी होती है? करीब करीब होती है 1.25 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो आएगा 13/15। ये आएगा कितना 2। एक्चुअली 1.5 समथिंग होती है, तो ये नियरली 2 आता है। 2.4 समथिंग ऐसे आता है। सबसे ज्यादा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमको डायमंड के लिए मिलता है। हटा दो ये। तो देखो, अगर किसी स्टूडेंट्स को एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक नहीं पता है, फिर भी वो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इस फ्लो से निकाल सकता है। और कुछ नाम जोड़ते हैं। एब्सोल्यूट RI ऑफ एल्कोहल, यहां पर म्यू इधर बनेगा एल्कोहल, यहां पर A फॉर एयर, ऊपर हो जाएगा C, नीचे हो जाएगा V एल्कोहल। लिख सकते हो ना? बोलो भाई। सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट RI is 2.41 फॉर डायमंड। सबसे ज्यादा जो एब्सोल्यूट RI है वो डायमंड का है। ARI फुल फॉर्म बोलो। एब्सोल्यूट RI ऑफ वैक्यूम 1, एब्सोल्यूट RI ऑफ एयर 1.00029, 1.003, तो नियरली कितना है 1। ठीक है, गो फॉर दिस। तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते समय अगर ये क्लियर हो जाए कि मीडियम 1 एयर या फिर वैक्यूम होगा, तो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकलता है उसे हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट। और इसकी वैल्यू हमेशा क्या आती है? 1 से ग्रेटर। लेकिन अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम ना हो, कुछ और हो, तो फिर उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहेंगे? रिलेटिव। तो इसको सुनिए, हम लिखाएंगे नहीं। अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम है, तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप निकाल लेंगे वो क्या है? एब्सोल्यूट। और अगर मीडियम 1 एयर या वैक्यूम नहीं है, तो जो भी आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालेंगे वो क्या है? रिलेटिव। ठीक है, और वो बात आप समझो, जितने भी ऑप्टिकल मीडियम है सभी का एब्सोल्यूट RI कुछ ना कुछ होगा। ठीक है ये बात। अब बहुत ध्यान से देखना कि एक बहुत ही जबरदस्त कैलकुलेशन हो रही है। अगर आप इसको समझ गए तो समझ लीजिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के टोटल 4 वे होते हैं।
तो 3 आज आपने कर लिया, ये मीडियम 2 है। लाइट मीडियम 1 से आके मीडियम 2 में जा रही है, ठीक है। आप कह रहे हो कि हर मीडियम का एब्सोल्यूट RI होता है, तो मीडियम 1 का भी एब्सोल्यूट RI होगा। भाई मीडियम 1 ने तो कोई गलती की नहीं है। अगर ग्लास का एब्सोल्यूट RI है, वाटर का एब्सोल्यूट RI है, अल्कोहल का है, ग्लिसरीन का है, डायमंड का है, सभी का है, तो मीडियम 1 का भी एब्सोल्यूट RI होगा। तो मैंने लिखा एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 1। कैसे निकालेंगे? ऊपर होगा C, नीचे क्या होगा V इन मीडियम 1। गॉट इट? और इसको सिंबल में कैसे लाओगे? सिंबल में ऐसे ही तो आएगा म्यू, और यहां पे मीडियम 1 और यहां पे कौन आएगा? एयर, और ये C, और मीडियम 1 में लाइट की स्पीड को किससे लिखेंगे? V1। कोई समस्या, कोई परेशानी नहीं है, ठीक। एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 2, ये कैसे निकलेगा? C अपॉन V, V माने मीडियम में स्पीड, और यहां मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट। तो भाई इसको आप कैसे सिंबल में लिखोगे? तो म्यू C अपॉन V। बोलो भाई, जब हर एक मीडियम का एब्सोल्यूट RI है, तो मीडियम 1 का भी एब्सोल्यूट RI होगा, और मीडियम, और जैसे निकाला जाता है वो मीडियम 1 के लिए भी अप्लाई किया और मीडियम 2 के लिए भी अप्लाई किया। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करें, डिवाइड कर दें, तो देखो क्या आने वाला है। पहले हमने लिखा लेफ्ट हैंड का A μ2, उधर वाले लेफ्ट हैंड का A μ1, और इधर लेफ्ट हैंड का है C बाई V2, और उधर है C बाई V1। तो ये आ गया A μ2 और अपॉन में A μ1, और ये क्या बन गया? V1 बाई V2, और ये V1 बाई V2 किसके इक्वल होता है? 1 μ2 के, ठीक है। तो फाइनल किया जाए इसको, यानी कि 1 μ2 इज इक्वल टू था V1 बाई V2, ये तो था ही, फिर आया था λ1 बाई λ2, और अब क्या आया है? A μ2 अपॉन A μ1। V1 बाई V2 में V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1, ये, और ये एब्सोल्यूट RI ऑफ मीडियम 2, और ये लिखिए क्वेश्चन। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 3/2। Absolute refractive index of glass is 3/2. Absolute refractive index of glass is 3/2, and for water it is 4/3, and for water it is 4/3, and for water it is 4/3. Full stop. Find refractive index if light is going from, find refractive index if light is going from water to glass, light is going from water to glass। तो जो लास्ट की लाइन है उसमें लाइट कहां से कहां जा रही है? वाटर से जा रही है, कहां जा रही है? ग्लास में। तो वाटर बना मीडियम 1, ग्लास क्या बना? तो हमारा फंडा है 1 μ2 बराबर V1 बाई V2। देखो ये नहीं लगेगा क्योंकि स्पीड का नहीं पता, स्पीड का
नहीं पता। 1 μ2 इज इक्वल टू λ1 बाई λ2, ये नहीं लगेगा क्योंकि वेवलेंथ का भी नहीं पता। तो 1 μ2 इज इक्वल टू हो जाएगा a μ2 अपॉन a μ1। तो यहां पर आप देखिए ग्लास आया, 2 माने ग्लास, 1 माने वाटर, 2 माने ग्लास, 1 माने वाटर। समझ पा रहे हैं बात को? ऊपर वाले रिजल्ट को क्या पढ़ा जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, दैट इज 3/2। और इसको क्या पढ़ा जाएगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, कितना? 4/3। आंसर विल बी 9/8। स्पीड पता हो तो v1/v2 से, वेवलेंथ पता हो तो λ1/λ2 से, और अगर एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस पता हो तो a μ2 अपॉन। फिर से आप क्वेश्चन को देखो, लास्ट में लिखा गया है लाइट वाटर से ग्लास जा रही है, वाटर मीडियम 1 बना, ग्लास मीडियम 2 बना। स्पीड दिया नहीं गया इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे नहीं निकलेगा, वेवलेंथ दिया नहीं गया इसलिए इससे भी नहीं निकलेगा, तो फिर इससे निकलेगा क्योंकि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस दिए गए। और 2 क्या मतलब है? ग्लास है। 1 का क्या मतलब है? वाटर है। इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, और इसको पढ़ेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। ठीक है। ओवरऑल रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के 4 फार्मूले हैं, टोटल 4 रिजल्ट्स। कितने आ चुके हैं? 3। गो फॉर दिस।